Lost Spring Part 1. Hello student, this is Purushottam Vishwakarma and today we'll discuss the Part 1 of Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. First of all, about the author. Anis Jung, born in 1944. She is an Indian woman author, journalist and columnist. She belongs to an aristocratic family of poets. Her most noted work, Unveiling India, published in 1987, was a detailed chronicle of the lives of women in India. तो बेसिकली इन्होंने विमेन और बच्चों के बारे में लिखा है, उनकी सफरिंग कंडीशन के बारे में लिखा है. ये जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं साहिब आलम की कहानी है. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. सो लेट्स सी. स्टोरी वन. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. द स्टोरी बिगिंस. द नरेटर अनीस जुंग आस्क्स, पूछती हैं साहेब से. आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. नरेटर साहेब नाम के एक लड़के से जो रैग पिकर है, कूड़ा बीनने का काम करता है, उससे पूछती हैं. क्या पूछती हैं? वाई डू यू डू दिस? ऐसा क्यों करते हो? रोज़ मुलाकात हो जाती है, सामना हो जाता है सर्च करते हुए उस बच्चे से जो गोल्ड खोज रहा होता है कूड़े के ढेर में. साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सी टेल्स अस. साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया. सेट अमिज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. कहाँ था उसका घर? ढाका में, बांग्लादेश में. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. अब उसको घर की जरा सी भी याद नहीं आती. देर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ उसको बताती हैं कि बहुत सारे तूफान आए, बाढ़ आई और उसका घर बार सब चला गया. दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. यही वजह है कि वो यहाँ चले आए, इस बड़े शहर में जहाँ वो खोज रहा है गोल्ड. लिविंग इस बड़े से शहर में जहाँ वो अभी रहता है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास और कोई काम नहीं करने के लिए. ही मटर्स, वो कहता है, बोलता है. लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए. वो कॉन्फिडेंटली नहीं देखता. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो मैंने उसको सलाह दी, स्कूल क्यों नहीं जाते? और तुरंत नरेटर को ये बात समझ में आ गई. हाउ हॉलो इट वॉज. द सजेशन वॉज हॉलो, खोखली सलाह थी, क्योंकि उसकी लाइफ में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी. देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल नहीं है, मेरे पड़ोस में. वेन दे बिल्ड वन आई गो. जब कोई बनाएगा तो मैं जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग. तो नरेटर ने थोड़ा सा मजाक मजाक में बोल दिया, अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो तुम आओगे? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. तो मुस्कुराते उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिन के बाद ऑथर को एम्बरस फील होता है जब वो आके पूछता है, आपका स्कूल तैयार हो गया मैडम? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से एम्बरस्ड. थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई ऑथर को. उसने कहा, स्कूल बनाने में बड़ा टाइम लगता है. एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड. क्योंकि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था जिसका कोई मतलब नहीं था. बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. लेकिन ऐसे खोखले वादे उसकी लाइफ में बहुत से लोग करते हैं. इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, एम्प्टी वर्ल्ड. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. साहिब आलम ही अनाउंसेस. महीनों की मुलाकात और जान पहचान के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा. उसने बताया साहिब आलम. इट डजंट नो व्हाट इट मीन्स. उसको इसकी मीनिंग नहीं पता. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. अगर उसको पता होता कि इसका मतलब संसार का मालिक होता है तो बड़ी मुश्किल से उसको भरोसा होता, विश्वास कर पाता. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स. अनअवेयर, उससे वो अनजान है कि उसके नाम का मतलब क्या है. ही रोम्स स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, गलियों में घूमता रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ. एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स. और कैसे बच्चे हैं वो? बेयर फुट, नंगे पाँव रहने वाले बेयर फुट बॉयज़. दिन भर उनका यही काम है, रैग पिकिंग. और सुबह सुबह निकल के आते हैं जैसे मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून. दोपहर में गायब हो जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. महीनों बाद मैं धीरे धीरे सबको पहचानने लगी. वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन. तो उनमें से एक से मैंने पूछ लिया कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली. तो उसने कहा कि मम्मी ने उसको चप्पल को ऊपर रखा हुआ, छज्जे पे रखा हुआ है, उतारती नहीं, इस नाते मैं नहीं पहनता. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ. एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच.
एक दूसरा लड़का है जिसने जूते पहन रखे हैं, लेकिन दो अलग अलग पैरों के जूते पहन रखे हैं। तो किनके पास तो पैसे हैं नहीं, बहुत गरीब है, कहीं से गिरा हुआ मिल गया, कूड़े में मिल गया, पहन लिया उठा करके। तो वो बोल रहा है अगर उसकी मम्मी उतार भी देंगी तो वो पहनेगा नहीं, फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो जब मैंने उसके पैरों में पहने हुए अलग अलग जूतों पे कमेंट किया तो अपने पैरों को पीछे खींच लेता है वो। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तीसरा बच्चा है जिसने कभी जीवन में जूता नहीं पहना, वो क्या कहता है कि मुझे जूते चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. The author is telling us कि उसने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया है और देखा है वहाँ मैक्सिमम बच्चे नंगे पाँव घूमते रहते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी और गाँव में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो एक इसकी व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है, एक विश्लेषण ऐसे भी कर सकते हैं कि ये उनके पैसों की कमी नहीं है, ये ट्रेडिशन है, परंपरा है नंगे पाँव रहने की। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य है कि बस एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है उस गरीबी जो कभी एंड नहीं होती, कंटिन्यूअस प्रोसेस है उस गरीबी का, उसको छुपाने का। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। उडुपी कर्नाटका का एक व्यक्ति एक कहानी सुनाता है इनको। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा था तो स्कूल जाया करता था, रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो टेम्पल पे थोड़ी देर के लिए रुकता और वहाँ प्रार्थना करता, क्या मांगता? अ पेयर ऑफ शूज़। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल के बाद फिर वहाँ जाती हैं वो उडुपी, और क्या पाती हैं? विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। अब बिल्कुल एम्प्टी पर जगह थी वो। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट। पीछे आंगन में जहाँ नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। क्या थी वहाँ पे? रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एंड देयर वॉज अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग। हाँफते हुए स्कूल से भाग के घर आता है। अभी उसके पैरों में जूते हैं, मोजे हैं, यूनिफॉर्म है, जो 30 साल पहले हो सकता है उसी के फैमिली का कोई व्यक्ति मांग रहा था गॉडेस काली से। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। फोल्डिंग बेड पे उसने अपना स्कूल का झोला बैग जो भी था फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। उसको देख करके मुझे वो याद आया, वो कहानी जब बच्चा मांगा करता था गॉडेस से एक पेयर ऑफ शूज। लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। गॉडेस काली ने उसको प्रेयर जो भी उसने किया था वो वरदान दे दिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब वो बताती हैं कि अभी प्रेजेंट में मॉडर्न टाइम में ऐसे छोटे छोटे बच्चे शूज पहनते हैं, लाइक दैट बॉय अ प्रीस्ट। बट मेनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन वो भी बताती हैं कि रैग पिकर जैसे लोग, साहिब आलम जैसे बच्चे अभी भी नंगे पांव रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। उनसे जान पहचान हुई तो मैं सीमापुरी जाती हूँ जहाँ वो रहते हैं। अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी बॉर्डर पे, आउटर एरिया पे, दिल्ली के बॉर्डर एरिया पे, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। इससे मीलों दूर है तो बॉर्डर पे ही, लेकिन सुविधाएं नहीं होने की वजह से शहर से कोसों दूर है। मेटाफोरिकली कोसों दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स। जो लोग यहाँ रहते हैं सीमापुरी में, दीज आर स्क्वैटर्स, रैग पिकर्स, इलीगल इनहेबिटेंट्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा होता है 1971 की फाइट के बाद, उस टाइम ये लोग बांग्लादेश से इंडिया में आ गए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम। उन्हीं में से एक है साहब का परिवार। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। तब ये वेस्ट लैंड था, बेकार जमीन थी। इट स्टिल इज, आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन डिवाइड ऑफ सीवेज। मिट्टी के बने हुए घरों में रूफ, छतें कैसी हैं? टारपोलिन की, वाटर प्रूफ क्लॉथ से बनी हुई हैं, टीन से ढकी हुई हैं। सीवेज की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर कुछ भी नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स। और कितने लोग रहते हैं यहाँ पे?
10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity. पिछले 30 सालों से ये यहीं रह रहे बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन. कोई परमिशन भी नहीं है इनके पास, लेकिन इनको राशन कार्ड, राशन की व्यवस्था है वहाँ पे, राशन कार्ड इनके पास है जो इनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ जाता है और इनको राशन आराम से सर्वाइवल के लिए मिल जाता है. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. See a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land. जब नैरेटर ने पूछा एक ग्रुप ऑफ विमेन से जो फटी हुई साड़ियाँ पहने हुई थी कि आपने अपना घर परिवार क्यों छोड़ दिया, यहाँ क्यों चले आए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कम से कम दिन के एंड में खाना मिल जाता है, रोजी रोटी चल जाती है, पेट भर जाता है, आराम से सो लेते हैं. उस खेत में, उस घर में रहने से क्या फ़ायदा जो हमें पेट भर खाना भी न दे पाए. लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स. ऐसे अपने खेतों को, अपनी ज़मीन को छोड़ के क्यों चले आए, उस पर जवाब दिया उन्होंने. वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स. जहाँ भी खाना मिला उन्होंने अपना टेंट लगा दिया. जस्ट लाइक नोमड्स, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. बच्चे उसी में बड़े होते हैं और फिर पार्टनर बन जाते हैं, वो भी रैग पिकिंग करना शुरू करते हैं और साथ में सर्वाइवल में सहभागीदार होते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब रैग पिकिंग है. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. समय बीतने के साथ साथ ये कला बन चुकी है. रैग पिकिंग करना एक कला है. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. कूड़ा उनके लिए सोने के समान है. इट इज़ ए डेली ब्रेड, क्योंकि इसी से उनको रोज़ खाना मिलता है. अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पे छत मिलती है. इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हाँ कभी कभी छत टपकती है. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. लेकिन बच्चों के लिए ये कुछ और है. इट इज़ रैप्ड इन वंडर. आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रुपी नोट. साहब सेज हिज आइज लाइटिंग अप. साहब कहता है कभी कभी मुझे रुपया मिल जाता है कूड़े में, कभी कभी 10 का नोट मिल जाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं. वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग. तुम जब पा सकते हो एक सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का या कोई भी वैल्यूएबल, तब तुम खोजना रुकते नहीं, खोजने से बाज नहीं आते, रुक नहीं जाते. यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर. क्योंकि और उम्मीदें हैं, और ज़्यादा पाने की उम्मीदें हैं. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, लेकिन बच्चों के लिए फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर. फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब. एक सर्दी की सुबह मैंने देखा साहब खड़ा है उस क्लब के बाहर जहाँ लोग टेनिस खेलते हैं. वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट. देखते हुए 2 लोगों को जो सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और टेनिस खेल रहे हैं, प्लेइंग टेनिस. आई लाइक द गेम ही हम्स. वो बड़बड़ाता है, बोलता है मुझे पसंद है ये खेल. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. दूर से ही देख के खुश है, कोई दिक्कत नहीं है. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स. जब कोई नहीं होता ना तो मैं अंदर जाता हूँ. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग. और जो गेट कीपर है मुझे झूला झूलने की अनुमति दे देता है. साहब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. इस टाइम साहब ने भी 2 जूते पहन रखे हैं पैरों में, टेनिस शूज़ पहन रखे हैं, लेकिन वो टेनिस शूज़ उसके डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट पे, निक्कर पे मैच नहीं करते. समवन गेव देम टू मी. किसी ने मुझे दिया. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. उसको लगा कि कहीं कुछ गलत नहीं है समझें, इस नाते एक्सप्लेन किया कि किसी ने मुझे दिया है. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय. सच्चाई ये है कि वो किसी रिच बॉय ने डिस्कार्ड कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था शूज को. हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम. हो सकता है उसमें से कोई एक जूता होल हो गया हो, छेद हो किसी एक जूते में, दैट इज़ वाई उसने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगा और फेंक दिया. डज नॉट बोदर हिम. लेकिन उस होल से उसको कोई मतलब नहीं है. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फूट. एक व्यक्ति, एक लड़का जो बेयर फूट नंगे पाँव चला है. इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. छेद वाले जूते भी ड्रीम कम, सपने के सच होने जैसा है. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन जो गेम वो देख रहा है टेनिस का, उसकी पहुंच से कोसों दूर है. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. अब अगली बार जब मुलाकात होती है सुबह सुबह, तो क्या देखा नरेटर ने
साहब अपने मिल्क बूथ की रास्ते तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, बताता है अब मैं उस टी स्टॉल पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये तनख्वाह और सारा खाना सुबह दोपहर शाम का खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तब मैंने पूछ लिया नरेटर ने, क्या तुमको तुम्हारी जॉब पसंद है, काम पसंद है जो कर रहे हो? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा मैंने देखा, अब वो केयर फ्री लुक नहीं रहा उसके चेहरे पे। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइट ओवर हिज शोल्डर, वो जो स्टील कैनिस्टर वो ढो रहा है अभी उसके कंधे पे भारी भरकम लग रहा है उस बोरे से जो वो ढोया करता था जब वो रैक पिकिंग किया करता था। द बैग वॉज हिज, वो झोला वो बैग उसका था, वो बोरा उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कैनिस्टर उसका नहीं है, उस आदमी का है जिसका टी शॉप है। साहब इज नो लॉन्गर हिज मास्टर, साहब अब अपना मालिक नहीं रहा, वो गुलाम हो चुका है।